भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर WHO की ओर से जारी अनुमान पर आपत्ति जताई है और इसके लिए उपयोग किए गए मैथमेटिकल मॉडल्स पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता को देखते हुए कोरोना से बड़ी संख्या में हुई मौतों का अनुमान लगाने का WHO का तरीका उचित नहीं है। इसमें उपयोग किए गए मॉडलों की वैधता, विश्वसनीयता और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण की व्यवस्था भी बेहद मजबूत है, जिससे हमारे पास प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से पेश किए गए नए अनुमान के मुताबिक भारत में 2020-21 के दौरान कोरोना से 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। ज्यादातर मौतें दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज G2 कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। G2 कनेक्ट 2022 गंगाधाम NX पुणे में 6-8 मई तक आयोजित किया जा रहा है। एक 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र शामिल होंगे। इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित ये मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाएगा। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ भारत दौरे पर हैं। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान नवंबर 2020 में वर्चुअल समिट में शुरू की गई एक्शन प्लान 2020 से 24 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। दोपहर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठक होगी। गुरुवार को उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे छात्रों को संबोधित करेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय 2 साल के अंतराल के बाद अपना वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। 2019 में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बिहार और तेलंगाना की एक सीट है। 12 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 मई को होगी। 30 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के एकीकरण की चल रही प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल संयुक्त क्षमता बल्कि दक्षता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना को एक एरोस्पेस बल बनने और देश को उभरते खतरों से बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। गुरुवार को राजनाथ सिंह राजधानी दिल्ली में वायुसेना द्वारा आयोजित PC लाल मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार 9 सीटें आरक्षित होंगी। और मौसम विभाग ने 7 मई से उत्तर पश्चिम मध्य भारत में ताजा लू की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक 7 मई से उत्तर पश्चिम भारत में और 8 मई से मध्य भारत में नए सिरे से हीट वेव शुरू होने की संभावना है। राजस्थान में 7 मई से 9 मई तक और दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 8 मई और 9 मई को हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम बारिश के साथ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 122 वर्षों में सबसे गर्म अप्रैल का अनुभव हुआ, जहां औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। राष्ट्रीय खबरों के बाद चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने BSF की इन
फ्लोटिंग सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बोट एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ये एम्बुलेंस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भ्रमण कर जवानों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा के हरिदासपुर बीओपी पर सीमा प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना घुसपैठ और तस्करी को रोकना मुश्किल है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल हैदराबाद में जेपी नड्डा ने तेलंगाना राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और शाम को महबूबनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आज जेपी नड्डा कोझिकोड पहुंचेंगे और केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन के बेटे की शादी में शामिल होंगे। शाम को जेपी नड्डा कोझिकोड बीच पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के करनाल में एक वाहन से हथियार, विस्फोटक और आरडीएक्स बरामद किया गया है। वाहन में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर बस्तारा टोल प्लाजा के निकट 4 लोगों को पकड़ा गया जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनके पास से 2.5 किलो के 3 आईईडी कारतूस और एक पिस्टल बरामद की गई। पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति हरविंदर सिंह रिड्डा के संपर्क में थे ये लोग, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने कोविड की तीसरी लहर में अच्छा प्रबंधन किया। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को जो भी निर्देश दिए उन्होंने उन पर अच्छे से अमल किया। तीसरी लहर में दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ हरिद्वार में नए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वो सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। 2016 से दिल्ली में बीजेपी में 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होता था बिजली के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वे आज वारंगल में राइथू संघर्ष सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर 11 बजे विश्व शांति उत्सव 2022 का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। डीएमके के सांसद अपना 1 महीने का वेतन संकटग्रस्त श्रीलंका को दान देंगे। डीएमके की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पहले ही इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा। निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 जून को नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। हैदराबाद के सरूर नगर में झूठी शान के नाम पर हत्या का एक मामला सामने आया है। परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर लड़की के भाई ने युवक की हत्या कर दी। इस मामले में महिला के भाई और आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 532 करोड़ रुपए की लागत से अनुभव मंडप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बसव कल्याण विकास बोर्ड की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया, जिन्होंने 3 साल के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण अंडमान सागर
और इसके आसपास के इलाके में 6 मई को यानी कि आज कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान ओडिशा के तट से टकरा सकता है। और वहीं ओडिशा सरकार ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने एनडीआरएफ की 17, ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स की 20 और फायर सर्विस की 175 टीमों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में 22 से 26 मई के दौरान किया जाएगा। इस बैठक में भारत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक CEO शामिल होंगे। इस बैठक में करीब 50 राष्ट्राध्यक्षों सहित 300 सरकारी नेता भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल जाएंगे। यहां वे भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 1 महीने पहले भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें आमंत्रित किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से उनके देश की मदद करने की अपील की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ग्लोबल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया है ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूर दराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति जो है वो बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर फैले जंगल में आग के कारण करीब 6000 लोग वहां से जगह खाली करने को मजबूर हो गए हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं और इसके पहले भी प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की प्रमुख ब्याज दर बृहस्पतिवार को 13 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। कच्चे तेल की उच्च कीमतों, यूक्रेन और रूस में युद्ध, इसके साथ ही कोविड-19 संबंधी चिंताओं के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर 0.75% से बढ़ाकर 1% कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव के रूप में कैराइन जीन पियरे के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में शीर्ष प्रवक्ता के रूप में वो सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य बन गई हैं।